हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ए टू जेड कॉमर्स क्लासेस में, जहां हम आपको देते हैं कॉमर्स के उलझे हुए प्रश्नों के सुलझे हुए जवाब, वो भी सिंपल कॉन्सेप्ट के साथ। जैसा कि आपका एग्जाम चल रहा है और हमें पता है कि आपका प्रिपरेशन भी बहुत ही अच्छा चल रहा है और हमारे दिए गए वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा लाभ भी मिल रहा है। तो उसी लाभ की ही सीरीज में हम आपके लिए लेके आए हैं अर्थशास्त्र से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। और मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे बच्चों ने उन लोगों ने क्या कर दिया, या नई शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग अब क्या करना है कि आपको अपनी फैकल्टी के जितने भी सब्जेक्ट लेने उसको तो कैरी करने हैं, साथ में आपको अदर फैकल्टी के भी 2 सब्जेक्ट को चूज करने हैं। तो यहाँ पर जो है आपका हमारे यहाँ के बच्चों ने क्या कर लिया है कि बीकॉम के जो कोर्स कर रहे उनके साथ में उन्होंने बीए के माइक्रो इकोनॉमिक्स को सेलेक्ट किया हुआ है। और हमारे यहाँ जिन लोगों का बीएससी मैथ से है उन लोगों ने भी इकोनॉमिक्स को सेलेक्ट कर रखा है। तो ये वीडियो उन सभी के लिए है जिन्होंने अपने माइनर पेपर के लिए इकोनॉमिक्स को सेलेक्ट किया हुआ है। आपको मेजर पेपर देना ही है, लेकिन साथ में आपको माइनर पेपर भी देना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन को देखते हैं, अर्थशास्त्र के इंट्रोडक्शन को देखते हैं। तो अर्थशास्त्र को बताया था कि ये 2 तरीके का होता है, एक जो होता है वो माइक्रो होता है, दूसरा जो होता है वो मैक्रो होता है। तो माइक्रो का मतलब हो गया किसी छोटे चीज से रिलेटेड होता है आपका, और मैक्रो का मतलब होता है कि पर्टिकुलर कोई बहुत ही व्यापक चीज है या बड़ा चीज है। और हिंदी में देखते हैं तो इसे व्यष्टि और समष्टि के नाम से जाना जाता है। और कभी कभी बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज भी हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ देखिए जो व्यष्टि है ये आपका सूक्ष्म है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र है, और समष्टि जो होता है वो आपका व्यापक होता है। तो ये पॉइंट पे आप कभी भी डाउट मत रखिएगा। व्यष्टि को आप सूक्ष्म मानिएगा और समष्टि को जो है आप व्यापक बड़े स्तर पे मानिएगा। जैसा कि इसके एक डेफिनेशन भी दिया हुआ है, 1 लाइनर डेफिनेशन है। इसमें बताया कि व्यष्टि अर्थशास्त्र की वह शाखा है जो व्यक्तिगत स्तर पर आर्थिक समस्याओं का अध्ययन करती है। मतलब किसी पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष से रिलेटेड होता है और उसी पर ये अपना अध्ययन करती है। नेक्स्ट है, यह समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत संपूर्ण अर्थव्यवस्था तथा उसके समुच्चयों का अध्ययन किया जाता है। मतलब पूरे अर्थव्यवस्था को यहाँ पर ध्यान में रखते हैं और जो जो चीजों की जरूरत पड़ती है वो यहाँ पर हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। आगे नेक्स्ट पॉइंट है कि सकारात्मक या वास्तविक आर्थिक विश्लेषण में हम क्या हैं जैसे मुद्दों का अध्ययन किया जाता है। मतलब जो सकारात्मक चीजें होती हैं, समझ जाइए कि यहाँ पर अर्थव्यवस्था में या अर्थशास्त्र में क्या क्या पॉइंट आते हैं, किन पॉइंट के लिए हमें जरूरत पड़ती है अर्थशास्त्र की, उन सारे पॉइंट को यहाँ पर एक इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। दूसरा, आदर्शात्मक आर्थिक विश्लेषण में क्या होना चाहिए। जैसे कि अगर पर्टिकुलर कोई प्रॉब्लम चल रहा है, जैसे कि अगर देश में महंगाई अगर बढ़ रही है तो उसके क्या क्या रीजन हो सकते हैं और उसके क्या उसको सुझाव हो सकते हैं, सुधार के लिए क्या सुझाव हो सकते हैं, इसका भी अध्ययन जो है आपके अर्थशास्त्र में किया जाता है। नेक्स्ट, बाजार अर्थव्यवस्था में अर्थव्यवस्था की सभी केंद्रीय समस्याओं का निवारण बाजार की स्वतंत्र शक्तियों, मतलब बाजार की स्वतंत्र शक्ति मतलब मांग और पूर्ति है, ये 2 शक्तियां हैं, उन दोनों द्वारा ही होता है। नेक्स्ट, केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था में अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं का अध्ययन सरकार की योजनाओं द्वारा होता है। मतलब जो भी देश या मतलब बोल सकते हैं कि नेशनल लेवल की जितनी भी समस्याएं होती हैं इकोनॉमिकल फैक्टर के, उन सबको वो गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है। जैसे आप लोग सुनते होंगे कि 90s के आसपास में आपका जो है LPG आया था। LPG मतलब जहाँ पे जिसको उदारीकरण, निजीकरण और ग्लोबलाइजेशन, मतलब जी फॉर ग्लोबलाइजेशन करने की प्रक्रिया चली थी या वैश्वीकरण की प्रक्रिया चली थी। तो इस तरह की चीज़ें आती रहती है, वो हमेशा लगातार चलती रहती हैं। आगे, अर्थव्यवस्था में उपलब्ध सीमित साधन हैं, सीमित साधनों के आवंटन की समस्या का आर्थिक समस्या कहते हैं। मतलब एक चीज़ आपको ऑलरेडी पता है कि हमारी आवश्यकताएं अनंत हैं, परंतु जो साधन है वो सीमित है। तो सीमित साधन को सुनियोजित तरीके से प्रयोग करना ही अर्थव्यवस्था का मूल कर्तव्य है। नेक्स्ट, आर्थिक समस्याएं उत्पन्न होने के मुख्य क्या क्या कारण हैं, इसका भी अध्ययन जो है आपके अर्थशास्त्र में होता है। और यहाँ पर एक डायग्राम में दिखाया भी गया है कि आर्थिक समस्या का जो पहला रीजन है कि आवश्यकताओं का असीमित होना,
दूसरा है कि साधनों की दुर्लभता है, मतलब साधन बहुत ज़्यादा आसानी से हमें नहीं मिलते हैं। तीसरा जो है वो साधनों का वैकल्पिक प्रयोग करना। तो ये 3 जो हैं वो आर्थिक समस्याओं के कारण है मुख्य। पहला तो हो गया आवश्यकता, दूसरा सीमित साधन जो हो गया, और जो तीसरा जो है वो साधनों का जो प्रयोग करना है, कैसे हमको वैकल्पिक प्रयोग करके आगे बढ़ना है। नेक्स्ट है एक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या क्या क्या है। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या पर अगर अध्ययन करेंगे तो जो सबसे पहला पॉइंट निकल के आता है कि संसाधनों के आवंटन की समस्या। तो संसाधन के आवंटन की समस्या, अगर आप लोग को एक छोटा सा मैं एक एग्जांपल दूं, अगर आज से कुछ साल पहले का समय याद करेंगे तो आप देखेंगे जो भी सुविधाएं आती हैं वो शहरों में पहले आता है, गाँव में बाद में आता है। जैसे कि बिजली, तो अगर बिजली का कंपेयर करेंगे तो मतलब शहरों में अगर 18 घंटे बिजली है तो गांव में 10 घंटे बिजली होती थी। सड़क जो है वो शहरों के बहुत अच्छे होते हैं, गांव में थोड़े से मतलब जैसे भी हो सकता है वैसे होते हैं। तो इसका मुख्य रीजन यही है कि जो साधन है, पहली बात तो जो व्यक्ति विशेष है वो शहर की तरफ ज़्यादा उनका झुकाव है, और वहाँ के लोग ज़्यादा टैक्स पेयर हैं। तो इस वजह से जो गवर्नमेंट जो टैक्स जो है अपना वहीं पे खर्च करने की कोशिश करती है। गाँव में टैक्स पेयर भी कम है और यहाँ पे लोग भी कम रहते थे, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा कम वो वैकल्पिक प्रयोग उस तरह को ध्यान में रखते हुए करती है। नेक्स्ट, संसाधनों का कुशलतम प्रयोग की समस्या होती है। और नेक्स्ट जो है आर्थिक विकास की भी बहुत सारी समस्याएं हैं। मतलब अगर आप देखेंगे गवर्नमेंट के बहुत सारे प्लान चलते हैं, लेकिन उस प्लान का इम्प्लीमेंटेशन जो है 100% नहीं हो पाता है, इम्प्लीमेंट 100% नहीं हो पाता, जिसकी वजह से ये आर्थिक या अर्थव्यवस्था में बहुत ये समस्याएं उत्पन्न होती हैं। आगे, किसी वस्तु के औसत लागत से अभिप्राय। औसत लागत को याद रखिएगा, ये पॉइंट पूछ सकता है कि औसत लागत से आप क्या समझते हैं। तो किसी वस्तु की औसत लागत से अभिप्राय किसी वस्तु की वह मात्रा है जिसका किसी अन्य वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने के कारण त्याग करना पड़ता है। मतलब कि अगर आपको प्रोडक्शन करना है पर्टिकुलर, आपको 100 यूनिट तैयार करना है, लेकिन आपको एक यूनिट को और बढ़ाना है, तो इसको आप क्या कह सकते हैं, औसत लागत इसको आप कह सकते हैं। उस पर जो कॉस्टिंग आएगी, एक्स्ट्रा कॉस्टिंग जो बढ़ेगी। नेक्स्ट, उत्पादन संभावना वक्र एक अर्थव्यवस्था में दिए हुए संसाधनों तथा उत्पादन तकनीकी के अंतर्गत दो वस्तुओं को विभिन्न उत्पादन संभावनाओं को दर्शाता है। मतलब यहाँ पर देखिएगा, पहली बात तो संभावना आ गया है। तो अगर कोई पर्टिकुलर प्रोडक्शन करना है और यहाँ पे 2 प्रोडक्ट को करना है, तो वहाँ पर मतलब उसका देखेंगे कि कौन, मतलब किस चीज़ की उत्पादन करने में हमको संसाधन बहुत आसानी से मिल जाएंगे। सारे पहलुओं पर ध्यान में रखते हुए यहाँ पर प्रोडक्शन किया जाएगा। आगे, उत्पादन संभावना वक्र कैसी होती है, यहाँ भी क्वेश्चन बन सकता है कि उत्पादन संभावना वक्र की प्रॉपर्टीज में उसके जो डायग्राम बनेंगे वो कैसे बनते हैं। तो ये पॉइंट याद रखिएगा आप लोग। नीचे की ओर ढालू होती है और मूल बिंदु की ओर ये देखिए ऐसे करके डायग्राम बनता है, नतुद्दर होती है। तो ये चीज आप याद रखिएगा आप। नेक्स्ट है आपका कि पीपीएफ। ये पीपीएफ जो है, पीपीएफ में दाईं ओर खिसकाव संसाधनों में वृद्धि को इंगित करते हैं। मतलब पीपीएफ का अगर डायग्राम बन रहा है तो अगर जो चीजें, ये देखिए आपका लेफ्ट है, ये लेफ्ट है, आपका राइट है। अगर जो खिसकाव है वो दाईं ओर हो रहा है, मतलब ऐसे करके बढ़ रहा है, तो आप जान जाइए जो संसाधन उसमें वृद्धि हो रहा है। और यही जस्ट उल्टा हो गया, अगर कुछ ऐसे दिख रहा है, मतलब इधर की तरफ दिख रहा है या फिर ऐसे करके दिख रहा है, तो यहाँ पर जो है आपका बाईं ओर खिसकाव में कमी को प्रदर्शित करता है। तो कमी किस चीज की कमी में, संसाधनों की कमी को यहाँ पे प्रदर्शित करता है। आगे, सीमित विस्थापन दर एक वस्तु की त्यागी जाने वाली इकाई तथा अन्य वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उत्पादन के अनुपात होता है। तो यहाँ पर ये पॉइंट याद रखिएगा आप लोग। अभी हम आप लोग को 1 लाइनर क्वेश्चन भी कराएंगे जिसमें आपको आंसर दिए जाएंगे, और यही क्वेश्चन हो सकता है आपको एग्जाम में भी देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट है सीमांत विस्थापन दर को सीमांत औसत लागत भी कहते हैं। मतलब अभी आपने जस्ट औसत लागत आपने पढ़ा ना, तो उसमें क्या हो रहा था कि मतलब 100 यूनिट आपको बनाना था, तो आपको एक एक्स्ट्रा अवसर मिल गया कि भाई मेरे 10 और बढ़ा लेना। तो यहाँ पे जो 10 बढ़ाने को मिल गया, तो ये आपको क्या मिल गया, सेम प्रोडक्शन करना है और यहाँ पे 10 एक्स्ट्रा मिल गया है, तो थोड़े तो खर्चे आपके बढ़ेंगे। तो ये औसत लागत के रूप में आपका आ जाएगा। क्योंकि जैसे आगे बढ़ते हैं
क्योंकि वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उत्पादन के लिए दूसरी वस्तु को त्याग की गई इकाई ही अतिरिक्त लागत होती है। ध्यान दीजिएगा, मतलब यहाँ पर दूसरी वस्तु की त्यागी गई इकाई ही अतिरिक्त लागत होती है। अगर सिंपल वे में अगर आपको समझना है कि जैसे कि अगर 10 केजी से 500 समोसे बन रहे हैं, ध्यान दीजिएगा 10 केजी में अगर 500 समोसे बन रहे हैं और इत्तेफाक से ये पर डे का रूटीन है, और किसी दिन होता है कि किसी व्यक्ति ने बोल दिया कि भाई आप मेरे को 600 समोसे दे दीजिएगा, और आपने क्या कर दिया, उस दिन भी आपने 10 केजी ही समोसे क्या किए हैं, सिर्फ समोसे के वो जो बनते हैं, मसाले जो बनते हैं, पूरन जो बनता है उसको आपने बनाए हैं। तो अब क्या करेंगे, इसी 10 केजी के लिए अलग से कुछ नहीं इंक्लूड करेंगे, आप इसी 10 केजी को 600 में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा आप कंटेंट को क्या करेंगे, आप घटा देंगे, आलू के चोखे को घटा देंगे और वहाँ से आपका कंप्लीट करने की आप कोशिश कर सकते हैं। तो यही जो है आपका क्या है, औसत लागत भी हो सकता है। अभी ये इस सारे पॉइंट को आप क्या करिए, स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। मैं इसके आपको डायरेक्ट आंसर को मैं बता रहा हूँ। आइए देखते हैं वन लाइनर क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं। तो जो पहला जो क्वेश्चन है आपका वो है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र को परिभाषित कीजिए। तो अभी हम लोगों ने जस्ट पढ़ा है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र की वह शाखा है जो व्यक्तिगत स्तर पर केंद्रीय आर्थिक समस्याओं का अध्ययन करती है, मतलब किसी व्यक्ति विशेष के बारे में वो यहाँ पर अध्ययन करती है। नेक्स्ट, व्यष्टि अध्ययन के 2 उदाहरण लिखिए। तो यहाँ पर जो है व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम उपभोक्ता के व्यवहार को, फर्म, उद्योग व बाजार आदि का अध्ययन करते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पूछ रहा है कि समष्टि अर्थशास्त्र को परिभाषित कीजिए। तो समष्टि अर्थशास्त्र जो होता है संपूर्ण अर्थव्यवस्था तथा इसके समुच्चयों का अध्ययन किया जाता है, और इसके जो उदाहरण राष्ट्रीय आय, रोजगार का स्तर, इन सब पर व्याख्या करता है ये। नेक्स्ट है औसत लागत को परिभाषित कीजिए। तो औसत लागत से अभिप्राय किसी वस्तु की वह मात्रा है जिसका किसी अन्य वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने के कारण त्याग करना पड़ता है। जैसे वो मैंने समोसे वाला एग्जांपल लिया ना, वहाँ पे वो कुछ समोसों को क्या करना, मतलब 500 समोसों को थोड़ा थोड़ा त्याग करना पड़ा ताकि अगले 100 समोसे बन सके। आगे नेक्स्ट है आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो पूछ रहा है आर्थिक समस्याओं को उत्पन्न होने का मुख्य कारण क्या क्या हो सकता है। तो संसाधनों का जो सीमित होना और उनके वैकल्पिक उपयोग और आवश्यकताओं को असीमित होना, यही उसकी मेन समस्या हो सकती है। नेक्स्ट, संसाधनों की 2 विशेषताएं बताइए। तो संसाधन सीमित होते हैं और संसाधनों का वैकल्पिक उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो पूछ रहा है कि दुर्लभता से आपका क्या समझते हैं। तो दुर्लभता से अभिप्राय ऐसी स्थिति से है जिसमें एक साधन की मांग उसकी पूर्ति से अधिक हो जाती है। मतलब यहाँ पर जो है डिमांड क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और सप्लाई यहाँ पर घट जाएगा। तो इसको हम क्या कहेंगे, दुर्लभता कहेंगे। जैसे अगर आपको लास्ट टाइम का अगर लॉकडाउन याद होगा तो उस टाइम क्या हो गया था, ऑक्सीजन की दुर्लभता हो गई थी। डिमांड उसके बढ़ गए थे लेकिन सप्लाई उसका घट गया था, जिसकी वजह से ऐसा हुआ। नेक्स्ट जो है उत्पादन संभावना वक्र का ढाल नीचे की ओर क्यों होता है, ये याद रखिएगा। अभी न तो उत्तर वाली बात आई थी ना, न तो दर रहता है। तो उत्पादन संभावना वक्र का ढाल नीचे की ओर होता है क्योंकि एक वस्तु के उत्पादन में कमी करके ही दूसरे वस्तु के उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। जैसे कि मैंने वो सेम एग्जांपल वही समोसे वाला है, वहाँ पे समोसे के 500 समोसे के कंटेंट को घटा दिया गया 100 समोसों के कंटेंट को बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर जो है जो नीचे रहेगा इसी वजह से रहेगा क्योंकि दूसरे वस्तु के उत्पादन के लिए पहले वस्तु के उत्पादन में कुछ कमी कर दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो पूछ रहा है कि सीमांत विस्थापन दर से क्या अभिप्राय है। तो सीमांत विस्थापन दर में वृद्धि के कारण उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर नतोदर होती है। नेक्स्ट जो है आपका क्वेश्चन नंबर 12 है, पूछ रहा है कि वास्तविक अर्थव्यवस्था विश्लेषण से आप क्या समझते हैं। तो सकारात्मक
या वास्तविक आर्थिक विश्लेषण में जैसा है वैसे है, अर्थात यथार्थ का विश्लेषण होता है, मतलब सकारात्मक में यथार्थ का विश्लेषण होता है। और दूसरा क्वेश्चन जो है वही सेम है, आदर्शात्मक आर्थिक विश्लेषण से आप क्या समझते हैं? तो इसमें क्या होना चाहिए, मतलब आदर्श के रिलेटेड क्या होना चाहिए, उस विशेष पर या उस मुद्दों पर यहाँ पर सुझाव की विवेचना होती है। नेक्स्ट जो है बाजार अर्थव्यवस्था को परिभाषित कीजिए। तो बाजार अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें अर्थव्यवस्था की समस्त समस्याओं का समाधान बाजार की स्वतंत्र शक्तियों द्वारा होता है। मतलब बाजार की स्वतंत्र शक्ति कौन सी है? मांग है और पूर्ति है, इन दोनों के द्वारा होता है। नेक्स्ट जो है आपका क्वेश्चन नंबर 15, केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था की परिभाषा लिखिए। तो केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था वह नियोजित अर्थव्यवस्था है जिसमें, नियोजित का मतलब प्लान करने के बाद ये इकोनॉमिकल फैक्टर से बनते हैं, जिसमें अर्थव्यवस्था की समस्याओं का समाधान सरकार या सरकारी संस्था द्वारा आर्थिक योजनाओं के अनुसार किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि चीनी उद्योग का अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र का विषय है, कारण दीजिए। तो चीनी उद्योग का अध्ययन व्यष्टि मतलब सूक्ष्म वाले का अध्ययन है, क्योंकि यह इकाई जो है इकाई चीनी उद्योग का अध्ययन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसाधनों के वैकल्पिक उपयोग से क्या तात्पर्य है? तो संसाधन, पहले तो जान जाइए, संसाधन सीमित होते हैं और आवश्यकताओं में बांट दिया जाता है। जैसे एक कहावत है ना, 100 बीमार, या इस तरह करके भी मुझे याद नहीं आ रहा है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अनार 100 बीमार ऐसा करके है। तो एक अनार है और 100 बीमार है, तो वो क्या करेंगे, अनार के दाने को फोड़ फोड़ के थोड़ा थोड़ा सबको बांट देंगे। तो ये सेम चीज़ करना होता है। नेक्स्ट जो है आपका सीमांत विस्थापन दर स्थिर रहने पर उत्पादन संभावना वक्र की आकृति कैसी होगी? तो सीमांत विस्थापन दर स्थिर रहने पर उत्पादन संभावना वक्र की आकृति एक सीधी रेखा के रूप में हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बेरोजगारी की समस्या को समष्टि अर्थशास्त्र का विषय माना जाता है, ऐसा क्यों? तो भारत में बेरोजगारी समष्टि अर्थव्यवस्था का विषय है, क्योंकि इसका अध्ययन संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर किया जाता है। तो इसलिए जो है इसको व्यापक अर्थशास्त्र के अंतर्गत में कैलकुलेशन होता है। आई होप आपको सारे पॉइंट समझ में आए होंगे। जो पॉइंट नहीं समझ में आए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। अगर इस वीडियो से आपको वैल्यू मिली हो तो अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद।